आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन ठाकुर और इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट को हम कहते हैं दिन भर। पूरे दिन यानी आज 15 फरवरी को देश भर में क्या क्या घटा आपको बताएंगे और कई ऐसे टॉपिक्स का एनालिसिस भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। तो पहले जान लेते हैं किन खबरों पर बात करने वाले हैं हम। किसानों के प्रदर्शन से जुड़े टूल किट मामले में कल एक गिरफ्तारी हुई थी और 2 लोगों को पकड़ने में दिल्ली पुलिस अभी भी जुटी हुई है। आज शाम तक ये मसला कहां पहुंचा, अपने रिपोर्टर से पूछेंगे। फिर जानेंगे कि कोरोना वैक्सीनेशन में टारगेट पूरा करने से 2 महीने लेट क्यों पीछे हो सकता है भारत। बात ऐसे ट्यूशन टीचर की भी होगी जो बच्चों को मेमोरी बढ़ाने के नाम पर इंजेक्शन लगा रहा था, फिलहाल जेल में है। और फिर क्रिकेट पर चर्चा जरूर होगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे छोड़ दें। जानेंगे कि चेन्नई टेस्ट में भारत की जीत के अब कितने चांस हैं। पर पहले सुनते हैं हेडलाइंस श्रुतिका से। किसानों के आंदोलन के दौरान सामने आए टूलकिट मामले में पर्यावरणविद दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी करीबी निकिता जेकब के खिलाफ कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाया है। उधर निकिता जेकब की लीगल टीम ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। मंगलवार यानी कल निकिता जेकब की याचिका पर सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सशर्त जमानत दे दी। कप्पन ने अपनी मां के स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि वे इस दौरान मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर बयान जारी नहीं करेंगे। कप्पन को पीएफआई से संबंध रखने के आरोप में हाथरस जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के महानगर कमिश्नर आर.ए. राजीव को समन किया है। ईडी ने यह समन टॉप्स ग्रुप केस में चल रही जांच के सिलसिले में भेजा है। इस मामले में शिवसेना नेता प्रताप सरनायक, उनके बेटे विहंग और पूर्वेश भी एजेंसी के रडार पर हैं। बिहार में पिछले साल हुए चुनाव के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के बारे में जनता को अच्छे से जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये नोटिस मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को भी भेजे गए हैं। नोटिस का जवाब 4 हफ्ते में देना है, जिसके बाद 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी। म्यांमार की सेना ने देश में तख्तापलट का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि उन्हें नए कानून के तहत 20 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को देश में तख्तापलट कर दिया था। और भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम दूसरी पारी में 286 रन पर ऑल आउट हो गई। 482 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने आज के खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड को ये टेस्ट जीतने के लिए 429 रनों की दरकार होगी। दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तारी हुई थी कल दिशा रवि की। बेंगलुरु से उन्हें लाया गया, 21 साल उनकी उम्र है। और अब इसी मामले में दिशा की करीबी निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। पुलिस दोनों को तलाश रही है। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये टूल किट जो है वो जनवरी में बनाया गया था ताकि आंदोलन को विस्तार दिया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके, विदेशों तक प्रचारित किया जा सके और दूसरे मुल्कों में भारत के दूतावास टारगेट किए जा सकें। पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को एक जूम मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में निकिता, शांतनु, दिशा रवि शामिल थे और उसमें कई योजनाएं बनी। इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए मैंने बात की दिल्ली से आज तक रेडियो रिपोर्टर अरविंद ओझा से। अरविंद, लेटेस्ट अपडेट क्या है इसमें? देखिए, टूल किट दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, खासकर लाल किले में और आईटीओ में, उस दौरान एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने अपने ट्विटर से कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्वीट किए जिसको जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गया। खासकर अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर काफी वायरल हुआ। उसे नफरती टूल किट कहा जाने लगा क्योंकि इसमें नफरत भड़काने वाली बातें, खासकर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, वो लिखी हुई थी। जिसके बाद मामला दिल्ली पुलिस के पास भी पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने उस टूल किट मामले में कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की, जिसमें देशद्रोह की धारा भी थी। उस दौरान फिर
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर क्राइम प्रवीण रंजन ने और बताया कि जो कुछ टूल किट में लिखा हुआ है सेम 26 जनवरी को वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखा ग्राउंड पर। उसके अलावा 26 जनवरी के आसपास बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तौर पर इसे देख रही थी दिल्ली पुलिस। और उस दौरान भी एक खालिस्तानी संगठन है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, कनाडा बेस्ड है, उसका भी नाम सामने आया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और चूंकि गूगल डॉक्यूमेंट पर ये पूरा टूल किट बना हुआ था, लिहाजा जो गूगल है, गूगल से दिल्ली पुलिस ने पूरी जानकारी मांगी। जैसे ही गूगल ने जानकारी दी, चूंकि गूगल से पूछा गया था कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अपलोड हुआ, कहाँ से इसे एडिट किया गया, किसने इसे बनाया, तो उसके बाद गूगल ने जो जानकारी दी उसमें आईपी एड्रेस के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम बैंगलोर में पहुंची दिशा रवि के यहाँ, उनसे पूछताछ की, उनको गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई। पूछताछ में दिशा रवि ने कबूल किया है, अदालत में भी कबूल किया है कि उन्होंने कुछ वर्ड की एडिटिंग की थी उस टूल किट में। दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लिया। पूछताछ में जो दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिशा रवि ही वो महिला है जिन्होंने ग्रेटा थनबर्ग को वो टूल किट भेजा था और जो एक्सीडेंटली ग्रेटा ने उसको ट्वीट कर दिया। हालांकि बाद में दिशा रवि ने उनको बोला कि आप इस ट्वीट को डिलीट कर दीजिए। दूसरा जो बड़ा खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने, वो खुलासा ये किया है कि दरअसल 26 जनवरी के पहले यानी 11 जनवरी के लगभग जूम मीटिंग हुई थी। उस जूम मीटिंग में दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु जो तीसरे किरदार है वो, और कनाडा में बैठा हुआ एमओ धालीवाल जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का है खालिस्तानी समर्थक, उनके बीच जूम पर मीटिंग हुई जिसमें ये बात हुआ कि किस तरीके से 26 जनवरी के दिन और उसके पहले ट्विटर पर स्ट्रॉम क्रिएट करना है, स्ट्रॉम पैदा करना है और मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है किसान आंदोलन को लेकर। तो ये जो जूम एक मीटिंग थी, इसको भी दिल्ली पुलिस ने आधार बनाया। दिशा के मोबाइल से कई डेटा डिलीट थे, उसके अलावा कुछ एविडेंस मिल भी चुके थे दिशा से, लेकिन उनके मोबाइल के डेटा डिलीट थे। और दिशा रवि ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसकी पार्ट निकिता थी, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी डिलीट किया गया, उसके तमाम जो चैट्स हैं उसको डिलीट किया गया। फिलहाल दिशा रवि से पूछताछ चली है। 5 दिन की रिमांड अदालत ने 5 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंपा है। अब बात आती है निकिता जैकब की। निकिता जैकब, जैसा कि मैंने बताया कि वो भी जूम मीटिंग का हिस्सा थी और वन ऑफ द टूल किट क्रिएटर निकिता जैकब है। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो निकिता से संपर्क नहीं हो पाया। साथ ही साथ उनके घर पर जब टीम पहुंची तो वो वहां पर नहीं मिली। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है एजेंसी को, अदालत में ये बताया गया कि निकिता जैकब जांच में शामिल नहीं हो रही है, उनके खिलाफ गैर नॉन अवेलेबल वारंट वो दिल्ली पुलिस ने इशू कराया। फिलहाल वो दिल्ली पुलिस का कहना फरार चल रही है। शांतनु के खिलाफ भी नॉन अवेलेबल वारंट जारी कराया गया, फिलहाल वो भी फरार चल रही है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से ये टूल किट एक बड़ा नेक्सस है जिसमें कनाडा से लेकर मलेशिया में बैठे वो लोग शामिल हैं जो भारत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उसके अलावा किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, खालिस्तान मूवमेंट को फिर से जिंदा रखना चाहते हैं। तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम के वक्त भी की गई जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से कनाडा में बैठा हुआ जो शख्स है एमओ धालीवाल, वो किसान आंदोलन की आड़ में ये तमाम चीजें जो भारत सरकार के खिलाफ है वो फैला रही है। हालांकि ये भी बता दूं कि एक पूरा विपक्ष वो भी इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहा है जिस तरह से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा अरविंद, किन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है इन लोगों पर? देखिए, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो 4 फरवरी को टूल किट के सामने आने के बाद देशद्रोह 124A सेडिशन के तहत एफआईआर दर्ज की थी जिसमें 100 जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया है कि टूल किट बनाया उसमें काफी भड़काऊ बातें लिखी हुई थी, उसमें खालिस्तानी समर्थकों के कांटेक्ट में थी, उनके साथ जूम मीटिंग की थी। लेकिन क्या एविडेंस दिल्ली पुलिस कलेक्ट कर पाती है
वो देखना होगा सिटीजन की क्या धाराएं टिक पाती है अदालत में, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी दिल्ली पुलिस के पास काफी वक्त है इन्वेस्टिगेशन करने का। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में दिशा रवि भी चल रही है, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। 2 और किरदार है, वो जब सामने आएंगे तो बहुत मुमकिन है कि तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। कहानियां दिल्ली पुलिस के पास काफी है सुनाने को, लेकिन एविडेंस क्या मिलता है वो देखना दिलचस्प होगा। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। चीन के बड़े ना नुकुर के बाद फाइनली WHO की टीम कोरोना पर जांच करने चाइना पहुंच गई। कई दिन हो गए, अब स्टेटमेंट जारी भी हुआ है कि चीन में जो है कोरोना वायरस 20 दिसंबर को ही बड़े पैमाने पर फैल चुका था। चीनी सरकार ने जितना बताया था हालात उससे ज्यादा खराब थे। चीन ने जो कुछ किया उसे दुनिया ने भुगता, भारत ने भी भुगता। फिलहाल वैक्सीन आ गई है और 40 लाख डोज लोगों को दी जा चुकी हैं। लेकिन अगस्त महीने तक 30 करोड़ लोगों को दवा देने का टारगेट है बड़ा। और बार्कलेज रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक शायद भारत को इस टारगेट को पूरा करने में 2 महीने का डिले हो सकता है। यानी वैक्सीनेशन का काम जो है वो धीमा है। किन वजहों से धीमा है, ये पूछा हमने आज तक रेडियो की हेल्थ जर्नलिस्ट मिलन शर्मा से। बार्कलेज की जो कैलकुलेशन है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ रही है, वो किस बेसिस पे की गई है उसको समझना जरूरी है। जहां तक भारत सरकार का कहना है कि पिछले 28 से 29 दिनों में जिस तरीके से हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया है, कुछ तरीके की हेजिटेंसी थी, अब वो भी हटा दी गई है और कुल मिला के 80 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन भारत सरकार अभी तक कर चुकी है। और ये सिर्फ पिछले 28, 29 से 30 दिनों में किया गया है। अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशंस इस वक्त हो रही हैं और सबसे तेजी से वैक्सीनेशंस हो रही हैं। चाहे आप ग्रेट ब्रिटेन के आंकड़े देखिए या फिर आप अमेरिका के आंकड़े देख लीजिए, उन्हें इस लेवल पर पहुंचने के लिए कम से कम 28 से 30 दिन से ज्यादा लग गए थे। लेकिन भारत में जो ये बेंचमार्क है, पहले ही वो भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव वहां तक पहुंच गई है। तो बार्कलेज की रिपोर्ट इस नतीजे पर कैसे आई है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि 30 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीनेट करना है वो हमारा प्रायोरिटी ग्रुप पहले है, जिसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और अन्य 27 करोड़ 50 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, उनको वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। मिलन, आपने कहा कि भारत में वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या आप कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश देखती हैं? किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि वैक्सीनेशन ड्राइव में और तेज़ी आ सके, इसे बूस्ट मिल सके? बिल्कुल, अभी भारत सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं वैक्सीनेशन एक्सपेडाइट करने के लिए, वो सबसे पहली तो ये है कि वैक्सीन हेजिटेंसी कम हो। हम ये तो देख रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ तरीके के वैक्सीन हेजिटेंसीज हैं जिसमें बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो वैक्सीन लेने के लिए नहीं आए हैं। जाहिर सी बात है, ये एक वॉलंटरी एक्सरसाइज है, तो वैक्सीन लेना सबको मैंडेटरी नहीं है। लेकिन भारत सरकार अपने लेवल पे जो प्रोग्राम्स चला रहे हैं वैक्सीन हेजिटेंसी या जो हिचक है टीकाकरण को लेकर, वो कम करने के लिए। दूसरा ये कि जो लोगों को वैक्सीन लेनी है उनको प्रायोरिटी पे लाने के लिए कोविन ऐप को बनाया गया है। कोविन ऐप में भी कुछ तरीके के छोटे मोटे ग्लिचेस अभी भी देखे जा रहे हैं 30 दिनों के बाद भी। 16 जनवरी को इसका ऑफिशियल लॉन्च हुआ था, लेकिन उसमें मैसेजेस आना और वैक्सीन सेशन शेड्यूल करना और किस वक्त किसको वैक्सीन मिलेगी, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। तीसरी जो अहम बात है, जिन लोगों को वैक्सीन मिल रही है उनको पूरी तरीके से मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। देश में इस वक्त सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 27 वैक्सीन लेने के बाद मौतें हो चुकी हैं, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि ये जो डेथ्स हैं वो वैक्सीन के कारण नहीं हुई है,
इनके जो कारण है वो अन्य रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सामने आया है। लेकिन ये सारी चीजें हैं जो लोगों के मन में हिचक पैदा करती हैं, और आने वाले समय में जब हम 27 करोड़ लोगों को टीकाकरण के लिए आगे आते हुए देखेंगे तो ज्यादा जानकारी मिल पाएगी कि लोग वाकई में वैक्सीन को लेकर कितने चिंतित हैं या उनके मन में क्या क्या इश्यूज हैं जो वो सॉल्व करना चाहते हैं। याददाश्त तेज हो ऐसा सब चाहते हैं, हो जाए तो मजा आ जाए, हर एग्जाम में नंबर पूरे आए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले एक छात्र का दावा तो ऐसा ही है। आरोप यह है कि वो जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था उन्हें सलाइन सॉल्यूशन का इंजेक्शन लगाता था। दावा करता था कि इससे उनकी मेमोरी बढ़ेगी। फिलहाल तो वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन ऐसी एक खबर बिहार से भी आई जहां दिमाग तेज करने के लिए एक ट्यूशन टीचर ने 5 बच्चों को नॉर्मल सलाइन के इंजेक्शन लगा दिए। तो मैंने बात की गुड़गांव के कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में डॉक्टर अमिताभ घोष से। सर, क्या इस दावे में कोई सच्चाई है कि इस इंजेक्शन से दिमाग तेज हो जाएगा? हमारा बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड रहता है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन होता है। जैसे मान के चलिए हमारा शरीर के अंदर जो खून रहता है, खून के अंदर जो पानी का हिस्सा रहता है, तो ये सब एक अपना अपना कॉन्सेंट्रेशन है, जो एक कॉन्सेंट्रेशन में पूरा शरीर में फ्लो होता है। अगर उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसमें ज्यादा डेंसिटी जो होता है ना, वो अगर कुछ पानी अगर हम लोग भर दे या उससे कम डेंसिटी पानी अगर भर दे तो उसमें बात नहीं बनेगा, क्योंकि उस बात हम लोग सब समझ सकते हैं, दोनों मैच नहीं होगा ना। तो ऐसे स्थिति मान के चलिए हमारे पास घर पे एक टैंकी है, मतलब जिसके अंदर जो होता है वो पानी भरा रहता है। तो उसके अंदर मान के चलिए जो पानी ऑलरेडी भरा हुआ था, आधा चेम्बर खाली हुआ था, तो उस टैंक से प्रॉपर पानी जो होता है निकलने के लिए हम लोगों का वो जो पानी था एग्जैक्ट वही पानी डालना है। ऐसे नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर और कोई चीज स्पिरिट डाल दे, वो भी एक लिक्विड है, ये मान के चलिए और कोई तरल उसमें डाल दे। तो ये होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल सलाइन को हम लोग कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में 0.95% सलाइन, मतलब 0.95% जो होता है वो है कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा शरीर में रहता है। इस कॉन्सेंट्रेशन का सलाइन जो होता है, पानी जो होता है, हम लोग अगर बॉडी में इस्तेमाल करें, चाहे बॉडी का अंदर हो या चाहे बॉडी के बाहर हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब अगर मान के चलिए हम लोग जो आंखों में जो पानी डालते हैं वो अगर मान के चलिए 0.95% सलाइन का अगर होता है तो बिल्कुल वो हम लोगों का वो इरिटेट नहीं करेगा। अगर मान के चलिए जल गया, चमड़ा का जल गया, तो उसमें भी जो होता है वो नॉर्मल सलाइन का अगर पानी इस्तेमाल किया जाए तो उसमें चमड़ा में कोई जलन नहीं होगा। सिमिलरली जो होता है शरीर के अंदर भी अगर वो पानी जाता है तो वो पानी बॉडी के हिसाब से ठीक है। अब जो बात है ये नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल जो होता है ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसमें तो साफ जाहिर है, मतलब जो टैंकी के बारे में जो मैंने बताया था, जो चेम्बर आधा खाली हो गया तो आपको पूरा टैंकी चाहिए, नहीं तो पूरा ही खाली हो जाएगा, उसमें पूरा घर में पानी सप्लाई नहीं होगा, तो टैंकी फुल चाहिए। तो जैसे आधा खाली हो गया टैंकी को भर दो पानी से। सिमिलरली जैसे मान के चलिए किसी को डायरिया हो गया, मीन्स दस्त हो गया, उल्टी हो गया, कोई जल गया बहुत ज्यादा, किसी को मान के चलो बहुत ज्यादा आपको डायबिटीज है, किसी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, जिसको ये सब होता है, इसके वजह से क्या होता है शरीर के अंदर से पानी निकल जाता है, मतलब आपका टैंकी जो है वो आधा खाली हो गया। तो आधा खाली होने के लिए क्या होगा, टैंकी को फुल करना पड़ेगा, तो नॉर्मल सलाइन चलाया जाता है ताकि पूरा टैंक आपको फुल हो जाए, और जैसे हो जाएगा पूरा घर का पानी सप्लाई ठीक रहेगा, पूरा घर ठीक रहेगा, पूरा घर का मतलब पूरा शरीर ठीक रहेगा। ये हो गया आपको कॉन्सेप्ट। कुछ केस में जो ये होता है, लोग जो एक पुराना मिथ में जो होता है इसमें याददाश्त वापस आ जाता है। इसका जो होता है एक्चुअली पुराना जमाने में ये देखा जाता था, जैसे मान के चलिए जो लोग बहुत ज्यादा बीमार है, मीन्स ये डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब ये नॉर्मल सलाइन जब आपको मार्केट में लाया गया था ये है 1800 दशक में लाया गया था, और वो जो टाइम था उस टाइम यूरोप में ना कॉलेरा एपिडेमिक हुआ था। अब कॉलेरा में क्या होता है, शरीर के अंदर से पूरा पानी निकल जाता है, इसकी वजह से पूरा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो उसमें जो उस टाइम का डॉक्टर साइंटिस्ट सबने देखा था, अगर शरीर के अंदर ये नॉर्मल सलाइन दिया जाए तो बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक रेस्पॉन्ड हो रहा है। अच्छा, इंजेक्शन दे दिया तो इसके कुछ नुकसान भी हैं क्या? बॉडी के अंदर भी जो आपको चेम्बर अगर खाली नहीं है उसमें भी आपको जबरदस्ती करके नॉर्मल सलाइन दिया जा रहा है,
तो क्या होगा, वो स्पिलेज हो जाएगा मीन्स, और उसका जो चेम्बर है उससे वो बाहर निकल जाएगा, और निकल के कहाँ पे जाएगा, वो बॉडी का बाकी जो पार्ट है उसमें फैलता है। उसमें जो सीवियर होता है, जो फिब्रे कहता है, फिब्रे के अंदर वो पानी चला जाएगा, और जैसे फिब्रे के अंदर पानी चला जाएगा वो क्या होगा, उसका सांस फूलेगा, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जानलेवा चीज है। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल सलाइन आपको बहुत सोच समझ के दिया जाना चाहिए, बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट हो, जितना जरूरत हो उतना ही दिया जाए, उसके ऊपर देने में कोई मतलब बनता नहीं है। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बात करते हैं मैच की। चेन्नई टेस्ट में जीत टीम इंडिया से बस 7 विकेट दूर है। इंग्लैंड को बनाने हैं 429 रन। बड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि पिच पर स्पिनर्स कमाल कर रहे हैं। चेपॉक स्टेडियम में मैच जारी है, तीसरा दिन था आज। इंग्लैंड ने फिलहाल 3 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। इसके पहले इंडिया 286 रन पर आउट हो गई थी, जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने होम ग्राउंड पर शतक जड़ा। ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे सहयोगी कुमार केशव ने हाई पॉइंट्स पर बात की इस मैच के। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से उन्हीं को सुनते हैं। इकबाल, सिर्फ 7 विकेट लेने हैं भारत को। क्या रूट एंड कंपनी के आर्सेनल में इतना बारूद है कि कल परसों में कोई धमाका कर सके, या महज औपचारिकता बाकी है? बिल्कुल, कंडीशंस को देखते हुए तो यही लग रहा है कि अब सिर्फ औपचारिकताएं ही पूरी होनी है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि 53 पर जब आपने 3 विकेट गंवा दिए हैं तो फिर यहाँ से बहुत मुश्किल लगता है। जिस तरह से टर्न हो रही है पिच, और न सिर्फ टर्न हो रही है बल्कि गेंद जो है अतिरिक्त उछाल के साथ आ रही है। ठीक है, आप थोड़ी देर टिक सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अचानक एक गेंद ऐसी आएगी जिस पर कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंग्लैंड का टिकना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आज या कल भी अगर वो उनका कोई विकेट ना गिरता, 100 रन की 150 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए हो जाती, तो फिर एक जरूर आप इस बात को कयास लगाने को मजबूर हो जाते कि शायद इंग्लैंड फाइट बैक कर रहा है। लेकिन 53 पर 3 गंवा दिए हैं आपने। ये तो किस्मत वाले रहे कि जो अपील की गई थी आखिरी ओवर में जो रूट के खिलाफ, वो अंपायर ने आउट नहीं दिया उनको। उस पर कोहली काफी बिफर भी गए थे। लेकिन ओवरऑल देखें तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल है इस टेस्ट मैच को बचा पाना, जीतना, दोनों जो भी कह लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। मतलब स्पष्ट है कि नतीजा आना ही आना है, मैच ड्रॉ नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए अब 2 दिन का समय बचा हुआ है और अभी भी इंग्लैंड को 429 रन बनाने हैं। बहुत लाइकली है इस बात का कि मैच जो है नतीजा निकलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ड्रॉ तो बहुत बहुत नामुमकिन के करीब है। क्योंकि 7 विकेट सिर्फ शेष हैं और 2 दिन निकाल देना, 2 दिन अगर खेल जाएगा इंग्लैंड तो टेस्ट मैच जीत जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरह की कंडीशन हो गई है, चौथे 5वें दिन की पिच है चेपॉक में, मुमकिन नहीं है कि ड्रॉ हो टेस्ट मैच। नतीजा निकलेगा और भारत के फेवर में निकलेगा। चलिए, कल हमने गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन का जलवा देखा था और आज बैट्समैन अश्विन का जौहर देखने को मिला। तो ऐसी पिच जहां बड़े बड़े बल्लेबाज पानी मांग रहे हैं, वहां अश्विन की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का राज क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ बहुत डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेली। अगर उनके स्ट्राइक रेट को देखेंगे तो काफी तेज बैटिंग करते हुए वो नजर आए थे और उनका सैकड़ा पूरा हुआ। 71-72 के आसपास की उनकी स्ट्राइक रेट रही, तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे वो, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि अपने घर पर खेल रहे थे। ओब्वियसली उनका होम ग्राउंड है, ये तमिलनाडु के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं, तो काफी क्रिकेट इस मैदान पर उन्होंने खेला हुआ है, तो उनको तजुर्बा है कि इस पिच का क्या नेचर है, तो एक एडवांटेज उनको मिला। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने स्पिन को खेला है वो एक मिसाल है, एक तरह से लोग उससे सीख सकते हैं कि जब हालात विषम हो तो किस तरीके से आप बैटिंग करें। शेल में जाके खेलेंगे इन हालातों में तो आप आउट होंगे निश्चित रूप से। लेकिन अश्विन ने शुरुआत से अटैक किया और जाहिर सी बात है बैटिंग एबिलिटीज तो उनके अंदर हैं ही। ऑस्ट्रेलिया में जो पारी उन्होंने खेली है उसको कैसे आप भुला सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस भी है और अपने घर पर खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक एडवांटेज तो अश्विन के साथ था ही। अच्छा, चेपॉक की ये जो पिच है पहले दिन से ही रैंक टर्नर रही है और इस पर बैटिंग करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
माइकल वॉन जो है इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान, उन्होंने कहा है कि यह 5 दिन के टेस्ट मैच के लिए मुफीद पिच नहीं है। तो इस पे एक अलग से बहस भी खड़ी हो गई है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये फिजूल की बहस है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पहले दिन से ही एकदम स्क्वायर टर्नर थी, ऐसा नहीं है। स्पिनर्स को मदद मिली पहले दिन से, ये बात सच है। लेकिन आप देखिए ना कि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बैटिंग की, 161 रन अगर आप उनके निकाल देते हैं, तो भारत भी कमोबेश वैसी ही स्थिति में है जैसी स्थिति में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में थी। तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल दी रोहित शर्मा ने और एक आधा दो पार्टनरशिप वो बनाने में कामयाब रहे, इसलिए भारत 329 तक पहुंच गया। दूसरी पारी में भी अश्विन कोहली को निकाल देंगे तो फिर से भारत की टीम भी ढहती हुई नजर आई। तो ऐसा नहीं है कि इस पिच पर भारत को एडवांटेज हो गया ऐसे पिच तैयार करके, जी नहीं। आपने अप्लाई नहीं किया, आपने सिलेक्शन में गलतियां की हैं। भारत जब 3 स्पिनर खिला रहा है और आप 2 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, एक स्पिनर जिन्होंने कि एक पारी में 4 विकेट लिया था पहले टेस्ट मैच में, उनको आपने ड्रॉप कर लिया, तो आप 3 स्पिनर्स के साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं इन कंडीशंस में? आप फास्ट बॉलर से 4-5 ओवर की गेंदबाजी करा रहे हैं पूरी पारी में। तो ये तो आपकी सिलेक्शन में कमी है, ना कि पिच के अंदर कमी है। भारत में खेलेंगे, यहाँ पे टर्निंग ट्रैक्स आपको मिलेंगे। आप जब इंग्लैंड में होते हैं, अपने घर पर किसी टीम को बुलाते हैं, क्या वहां पर आप फ्लैट ट्रैक बनाते हैं क्या? आप भी घास छोड़ते हैं, स्विंगिंग कंडीशंस में बल्लेबाज नाचते हुए नजर आते हैं। तो ये जो एक्सक्यूज है या जो एक बहस खामखा में खड़ी करने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है बिला वजह है। ये सब जानते हैं टेस्ट मैच 4 दिन तो चला गया, 4 दिन टेस्ट मैच चला गया। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि आप 2.5 दिन में 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गए। तो पिच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में खेलेंगे, टर्निंग ट्रैक्स मिलेंगे आपको, बस इसी बात से ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं इसमें। तो अब चला चली की बेला है, लेकिन रवि प्रकाश ने हमारे YouTube चैनल पर एक संदेश छोड़ा है। लिखते हैं कि वर्ल्ड रेडियो डे पर आपने जो शो बनाया वो अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया रवि, ऐसे ही सुनते रहिए। फिलहाल तो हम विदा लेंगे, लेकिन आप भी हमें कुछ कहना चाहते हो तो radio@aajtak.com हमारा मेल आईडी है, जरूर कीजिएगा। कल सुबह फिर लौटूंगा 7:30 बजे, लेकर आऊंगा आज का दिन, सुनिएगा जरूर। आज के दिन भर के प्रोड्यूसर थे प्रतीक वाघमारे, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सभी को इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो।